इतना कुछ सुनने के बाद भी जब ध्रुव ने सनी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो सनी को लगने लगा कि ध्रुव उससे मुकाबला करने से पहले ही हार मान गया। लेकिन तभी सीढ़ियां उतरते हुए ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और वापस से सीढ़ियां चढ़कर सनी के सामने आकर खड़ा हो गया। ध्रुव ने सनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, 1 साल बाद यूथ सेरेमनी के समय ही तय होगा कि किसके बाजुओं में कितना दम है। ध्रुव के मुंह से इतना सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और सनी को तो इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ध्रुव ने उसकी दी हुई चुनौती को मान लिया था। उधर दूसरी तरफ ध्रुव की अंगूठी में बंद विदुर ने अपने आप से कहा, ये लड़का पता नहीं क्या चाहता है, इसको इतना कुछ समझाने के बाद भी इसने पंगा ले ही लिया। वहीं इरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव के इस फैसले पर क्या करे। भले ही वो जान चुकी थी कि ध्रुव ने अपनी शक्ति का एक सितारा और आगे बढ़ा लिया था, लेकिन वो इस बात को भी नकार नहीं सकती थी कि अभी ध्रुव की शक्तियां इतनी नहीं बढ़ पाई थी कि वो सनी का सामना कर सके। और तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि ध्रुव 1 साल में ऐसा क्या कर लेगा जिससे कि वो सनी से मुकाबला करने के काबिल भी बन पाए। यही सब सोचते हुए इरा परेशान होते हुए वहां से उठी और ध्रुव के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गई। रास्ते में इरा ने नाराज होते हुए ध्रुव से कहा, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? क्या मेरे इशारा करने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? साफ साफ नजर आ रहा था कि सनी तुम्हें उकसाना चाहता था ताकि तुम उसकी बात मान लो और फिर वो सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाए। ध्रुव ने अपनी आवाज में भरोसे के साथ जवाब दिया, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। और शायद तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि जब मैंने सनी की चुनौती को मान लिया तो उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था और वहां मौजूद लोगों की आंखों में भी मैंने अपने लिए उस भरोसे को देखा जो मुझे 3 साल पहले उन सबकी आंखों में नजर आता था। इरा ने दोबारा अपनी उसी नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे तुम उसकी चुनौती को टक्कर दे पाओगे? इरा की इस बात पर ध्रुव को वो पल अपनी नजरों के सामने नजर आने लगे जब थोड़ी देर पहले इरा सनी को मुकाबले में टक्कर दे रही थी। इरा को इस तरह से सनी का सामना करते हुए देखकर ध्रुव को भी एक पल के लिए ऐसा ही लग रहा था कि कहीं इरा के पास कोई जादुई शक्तियां तो नहीं। अगले ही पल ध्रुव ने इरा से पूछा, वैसे तुम्हारी शक्तियों का राज क्या है? क्या तुम्हारे पास मार्कस के लोगों से अलग शक्तियां हैं? क्योंकि जिस तरह से तुम सनी का मुकाबले में सामना कर रही थी उसे देखकर तो मुझे बिल्कुल भी तुम आम लड़कियों जैसी नहीं लगी। ध्रुव की इस बात पर इरा थोड़ा सा हड़बड़ाने लगी। उसे हड़बड़ाते हुए देखकर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि उसकी कही हुई बातों में शायद कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी हुई थी। तभी इरा ने अपनी उस हड़बड़ाहट को छुपाते हुए कहा, ध्रुव, बात को पलटाने की कोशिश मत करो। अब ये सोचो कि आखिर तुम उस सनी का मुकाबला करोगे कैसे? ध्रुव ने इरा को सीधा जवाब नहीं दिया। ये बात करते करते दोनों शौर्य महल पहुंच चुके थे। इरा अपने कमरे में चली गई और ध्रुव इरा के बारे में सोचते हुए महल के सबसे ऊपर बने अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद अपने बेड पर बैठकर पानी पीते हुए उसने अपने आप से कहा, पता नहीं क्यों लेकिन इरा मुझे कभी कभी बहुत ही अजीब लगती है। तभी उसकी अंगूठी में से एक आवाज गूंजी, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। वैसे भी इरा का तुम्हारे परिवार में शामिल होना किसी कुत्ती से कम नहीं है, और तो और उसका अतीत भी कोई नॉर्मल नहीं लगता है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से तेज सफेद रोशनी बाहर निकली और उस रोशनी के साथ विदुर ध्रुव को एक झटका देकर उस अंगूठी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। इस झटके से ध्रुव ने नाराजगी के साथ थोड़ा तेज आवाज में कहा, आचार्य, हर बार इस तरह से बाहर आना जरूरी है क्या? तब विदुर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम बात बात पर इतना नाराज हो जाते हो? मुझे धमाके के साथ आना पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इसी तरह से आऊंगा। तुम अगली बार थोड़ा होशियार हो जाना। अगले ही पल ध्रुव ने अपनी नाराजगी को भुलाते हुए पूछा, क्या आपको इरा के अतीत के बारे में कुछ पता है? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। इतना कहते ही विदुर ने ध्रुव के चेहरे पर इरा के बारे में सब कुछ जान लेने की इच्छा को समझ लिया और उसने ध्रुव से कहा, इरा के बारे में अभी तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें इरा के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो बहुत ही ताकतवर परिवार से संबंध रखती है। ध्रुव को इस बात का एहसास हो गया कि उसके आचार्य उसे इरा के बारे में और कोई नई बात नहीं बताने वाले। उसने अपने चेहरे से नाराजगी जाहिर करते हुए अजीब सा चेहरा बना लिया और अपनी अलमारी को खोलकर अमृत धारा के जार को देखने लगा। तब विदुर ने उसे तुरंत कहा, उस जार से दूरी बनाए रखो। तुम्हारी शक्तियों को अगले सितारे तक पहुंचाने में अभी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इतना सुनते ही ध्रुव ने एक झटके के साथ उस अलमारी को बंद कर दिया और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। इस बार विदुर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें मैंने इतना समझाया फिर भी तुमने आखिरकार उस सनी से पंगा ले ही लिया। ध्रुव ने विदुर को कुछ पल के लिए घूर कर देखा और फिर चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, मैं तो सिर्फ उस मुकाबले से कुछ सीखना चाहता था, इसलिए वहां गया था। पंगा उसी ने लिया, अब उसने चैलेंज दे ही दिया तो आप मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे ना। अभी मेरे पास सिर्फ वैक्यूम हैंड तकनीक है बस। विदुर ने तुरंत ही ध्रुव की बातों को समझते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझसे जल्द से जल्द सब कुछ सीखना चाहते हो? ध्रुव ने मायूस होते हुए कहा,
हाँ, और मुझे हर तकनीक के हाई लेवल को सीखना है। ध्रुव को उदास होते देखकर विदुर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम जरूर सीखोगे, आखिर तुम मेरे चेले हो। हालांकि फिलहाल तुम्हारी हालत बहुत ही खराब है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमेशा तुम्हारी हालत इस तरह की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें मार्कस की सभी शक्तियां सिखाऊंगा। ये सुनकर ध्रुव बड़ा ही खुश हुआ और वो काफी उत्सुक नजर आ रहा था कि आखिर उसके गुरु विदुर उसे कौन कौन सी शक्तियां सिखाएंगे। विदुर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भले ही तुम्हारे पास अभी ज्यादा तकनीक ना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक तकनीक के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 2 की तकनीक है। लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें पहले अपनी शक्तियों के सितारे को 5वें सितारे पर ले जाना पड़ेगा। क्लास 2 की तकनीक के बारे में सुनकर ध्रुव खुशी से हैरान हो उठा और उसने कहा, क्लास 2 की तकनीक का कौन सा लेवल? ध्रुव की इस उत्सुकता पर विदुर ने बड़े ही इत्मीनान के साथ कहा, मुझे लगता है कि ये क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल है, जिसे मैंने बहुत पहले ही किसी के कहने पर सीख लिया है। ये सुनने के बाद ध्रुव के मुंह से तुरंत ही निकला, क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल? ध्रुव विदुर से क्लास 2 की तकनीक के हाई लेवल को सीखने के लिए बहुत ही बेकरार नजर आ रहा था, क्योंकि क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल बहुत ही कम लोगों ने सीखा हुआ था। लेकिन विदुर के लिए ये सिर्फ एक मामूली सी शक्ति थी। तभी ध्रुव को आदेश देते हुए विदुर ने अपनी उंगली उठाई और ध्रुव के सिर को हल्के से थपथपाते हुए कहा, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, चलो अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही ध्रुव ने विदुर के कहे अनुसार अपना ध्यान लगाना शुरू किया, थोड़ी ही देर बाद उसके सिर में एक हल्का सा दर्द शुरू हो गया। ध्रुव ने महसूस किया कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आना शुरू हो चुकी थी। ऑक्टेन ब्लास्ट, क्लास 2 की तकनीक का हाई लेवल, करीबी मुकाबला में काम आने वाली शक्ति। इसमें हमलों पर ध्यान देते हुए महारत हासिल की जाती है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्लास 1 की तकनीक सबसे नॉर्मल होती है, उसके बाद आता है क्लास 2, फिर क्लास 3 और दुनिया की सबसे कमाल तकनीक होती है क्लास 4। हर तकनीक के 3 लेवल होते हैं, हाई, मीडियम और लो। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 2 की तकनीक ऑक्टेन ब्लास्ट के हाई लेवल की। ऑक्टेन ब्लास्ट के हमलों में 8 अलग अलग ताकतें होती हैं। ये ताकतें इतनी ताकतवर होती हैं कि इसे क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल के बराबर माना जाता है। विदुर ध्रुव से ये बातें कह रहे थे और अब ध्रुव धीरे धीरे होश में आते हुए नजर आ रहा था। उसके पूरे शरीर में वो सारी जानकारियां दौड़ रही थी जिसे अभी अभी विदुर ने उसके दिमाग में डाला था। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब इस तकनीक का हमला क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल के बराबर होता है। ये तो काफी सही है। मार्कस पर जब शक्तियों की बात हो और वो भी क्लास 2 की तकनीक और क्लास 3 की तकनीक के बीच की, तो उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि क्लास 3 की तकनीक मार्कस की दूसरी सबसे शक्तिशाली तकनीक थी और पहली थी क्लास 4। फिर भी क्लास 2 की तकनीक के ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में माना जाता था कि क्लास 3 की तकनीक के लो लेवल को टक्कर दे सकती थी। ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में जानने के बाद ध्रुव कहने लगा, अगर मैं इस शक्ति को सीखकर इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाऊं तो मैं शायद सनी को हरा सकता हूं। ध्रुव ऑक्टेन ब्लास्ट के बारे में इतना कुछ सोच ही रहा था कि उसके ध्यान को तोड़ते हुए विदुर ने उसे हकीकत से रूबरू कराते हुए कहा, अरे अरे अरे, अभी से इतने ख्याली प्लाव भी मत बनाओ। भले ही क्लास 2 की तकनीक सीखने के लिए किसी को अपनी शक्तियों के सितारे को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत ना हो, लेकिन अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसके बाजुओं में ताकत का होना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है आप अपने दुश्मन का सामना करने से पहले ही खुद के हाथ पैर तुड़वा लो। विदुर की ये बातें सुनने के बाद ध्रुव एक पल के लिए हताश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने सवाल किया, तो फिर मैं अपने शरीर की ताकत को कैसे आगे तक ले जाऊंगा? ध्रुव का सवाल सुनकर विदुर ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना है तो तुम्हें अपनी शक्तियों के सितारे को बढ़ाना होगा, और अगर तुम ऐसा कर पाने में असफल हो रहे हो तो फिर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए विदुर शातिराना ढंग से मुस्कुराने लगे, जिसे देखकर ध्रुव समझ गया कि उसके आचार्य के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। तब ध्रुव ने नाराजगी के साथ कहा, आप कह रहे हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है और आप मुझ पर हंस भी रहे हैं। इस पल जहां ध्रुव के चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विदुर उसे देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। हंसते हुए विदुर ने कहा, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा मार खाओगे उतना अच्छा होगा। ये कहकर विदुर लगातार हंस रहा था और ध्रुव ये देखकर बड़े गुस्से में नजर आ रहा था। उसे विदुर की इस हरकत का मतलब उस वक्त समझ नहीं आया। अगली सुबह एक पहाड़ी पर ध्रुव की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस पहाड़ी को सुबह सुबह की ओस की बूंदों ने ढक कर रखा था। तभी अचानक से किसी के दर्द से तड़पने की आवाज सुनाई दी। पहाड़ी के पीछे एक गुफानुमा जगह पर ध्रुव के दोनों पैर जमीन के अंदर किसी पेड़ की जड़ों के समान गड़े हुए थे। उसके दोनों पैरों की उंगलियां जमीन के अंदर दबी हुई थीं। ध्रुव अपने दोनों दांतों को पीस रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं। उसके पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। उसने सिर्फ एक छोटी पैंट पहनी हुई थी। उसकी पीठ पर कुछ निशान नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। ध्रुव के ठीक पीछे एक बड़े से पत्थर पर ध्यान मुद्रा में विदुर बैठे हुए थे। विदुर के चेहरे पर एक बहुत गंभीर भाव नजर आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुव किस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। तभी विदुर ने अपनी हथेली को धीरे से ऊपर की ओर उठाया, और जैसे ही विदुर ने ऐसा किया तो ध्रुव के चारों तरफ कुछ सख्त से दिखने वाली गेंद नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गेंदें लोहे की थीं। विदुर ने जैसे ही इशारा किया, वो गेंदें ध्रुव के शरीर पर वार करने लगी। इससे ध्रुव को बड़ी चोटें लग रही थीं और उसके मुंह से चीख निकल रही थी। ध्रुव के होंठ इस मार की वजह से कांपते हुए नजर आ रहे थे। वो इस दर्द को सहते हुए अपने दांतों के भीतर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका कंधा सुन्न हो चुका था और तेज दर्द की लहर ने उसके दिल में जगह बना ली। तेज दर्द को सहन करते हुए उसने महसूस किया कि उसके पैर पूरी तरह से नर्म पड़ चुके थे और उसका संतुलन अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस दर्द को सहन करने के कुछ देर बाद अब उसका शरीर फिर से धीरे धीरे सामान्य होता चला जा रहा था। जब उसके कंधे का दर्द धीरे धीरे दूर हो गया, ध्रुव का चेहरा ठीक होते जा रहा था और उसने खुद पर गुस्से में चिल्लाया, एक बार फिर से आचार्य। ध्रुव को देखते हुए विदुर के मुरझाए हुए चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने धीरे से अपने सिर को हिलाया और एक बार फिर से अपने हाथों से इशारा किया। उनके इशारे से वो सख्त गेंदें ध्रुव के शरीर पर बरसने लगी। पहाड़ी की इस छोटी सी खुफिया जगह पर ध्रुव के मुंह से निकलती हुई दर्द से तड़पने की चीखें सुनाई दे रही थी। विदुर के हमले ध्रुव के शरीर की सहन शक्ति को बढ़ा रहे थे। हमलों ने ध्रुव के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन ध्रुव ने इस दर्द को सहन कर लिया था। सब कुछ सहन करने के बाद ध्रुव लड़खड़ाता हुआ विदुर के नजदीक जा पहुंचा और जमीन पर गिरने के बाद उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज निकली, आचार्य, अब क्या कहेंगे आप मेरी ताकत के बारे में?